इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल। ध्यान पूर्वक किया जाता है, क्योंकि किए उपाय कभी कभी कुछ गड़बड़ी भी क्रिएट कर देते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गड़बड़ी क्यों क्रिएट करते हैं, और आपने काफी लोगों से सुना होगा कि लाल किताब के उपायों से डेंजरस चीजें होगी, लाल किताब के उपायों से ये हो गया। उसका रीजन आपको बताते हैं। लाल किताब कहती है जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो उनके समान होते हैं, उनकी वस्तुएं होती हैं, हम उनके बेस पर किसी भी हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने मन वांछित तरीके से। तो उसका एक प्रोसीजर है। जैसे हमने दृष्टियां की हैं, जहां जहां पर दृष्टि जाती है या जहां जहां पर प्लैनेट के अपने स्वभाव निर्धारित होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, प्लैनेट का समान पहुंचा देते हैं। तो मन वांछित तरीके से हमारा क्या होता है, उस प्लैनेट के तासीर मिलने लग जाती है जो हम उपायों में करते हैं। कई बार क्या होता है, राहु की जो धातु होती है वो लेड होती है। ये सब जानते भी हैं, हमने किया भी हुआ है। अभी आपको पूरा लिटरेचर भी मिलेगा सब चीजों का, सूर्य की वस्तुएं क्या है, सूर्य क्या, बहुत बड़ा लिटरेचर मिलेगा। तो उसके बाद जिनको ये डाउट होता है ना कि वैदिक में क्या करना है या समान क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें अब आपको ये वाली माननी पड़ेंगी कि भाई जो प्रोडक्ट हमारा जिस ग्रह को इंडिकेट करता है, तो वो एनेक्सर आप सीधा लाल किताब का मान लेंगे। तो राहु को लेड का, या लेड को राहु का कारक बोला गया, यानी कि लेड जो है वो कहीं ना कहीं राहु के दायरे में आती है। और उसको शांत करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। थोड़ा सा प्रोसीजर आपको पहले बताते हैं कि ग्रहों को जब हम शांत करते हैं तो कई टाइप से शांत करते हैं। एक होता है वो खुश करते हैं, है ना, ये ग्रह हमारा प्रॉब्लम में, इसको खुश कर देते हैं। तो खुश करने में क्या होगा, खुश करने में क्या होगा, वो ग्रह हमारे को उतने बुरे प्रभाव नहीं देगा। तो कैसे खुश करें, तो हम फीडिंग करवाते हैं। जैसे केतु को खुश रखना है हमने, तो कुत्तों को फीडिंग करवा देते हैं। शुक्र को ठीक करना है, गाय को फीडिंग करवा देते हैं। सूर्य को खुश करना है, बंदरों को फीडिंग करा देते हैं। हम गुरुओं को, पुरोहितों को कुछ दान दक्षिणा दे देते हैं। पीपल की सेवा करते हैं, गुरु ठीक हो जाता है। माँ की सेवा करते हैं, या बूढ़ी स्त्री की सेवा करते हैं, या चावल का दान करते हैं, पानी का दान करते हैं, तो चंद्रमा ठीक हो जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, प्लैनेट को खुश कर रहे हैं। कि प्लैनेट की जो तासीर है, जब हम फीडिंग करवाएंगे, आप किसी भी भूखे व्यक्ति को अगर खाना खिलाते हो तो उसके मन से ना एक दुआ निकलेगी, ब्लेसिंग निकलेगी, गॉड ब्लेस यू करके। वो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक बैंक के अंदर 5-9 क्रिएट कर देता है। यानी कि उस समय के लिए जब कभी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्या करेगा, वो लड़ने आएगा कि यस, इसका डेबिट क्रेडिट का जो बैलेंस है ना वो ज्यादा है, तो हमारा डेबिट ज्यादा होने नहीं देगा। दूसरा मेथड क्या होता है कि ये वाला प्लैनेट बहुत ही बर्बाद कर रहा है, इसको किसी भी तरीके से निकालो। जैसे शरीर का कोई पार्ट खराब हो गया, किसी की टांग आदि बिल्कुल जल जाती है या खराब हो जाती है, तो जहर पूरी बॉडी में नहीं फैले तो आधी टांग काट देते हैं, फिर आर्टिफिशियल टांग लगाते हैं। यही प्रोसीजर होता है, डॉक्टर भी ये करते हैं। तो हम ग्रहों को फिर नष्ट करते हैं। जैसे शुक्र अगर बाई चांस 8वें घर में है, तो 8वें घर का शुक्र अच्छा नहीं होता। 8वें घर का शुक्र क्या करता है, वो जिसका भी शुक्र होगा उसका स्पाउस हमेशा उसको श्राप ही देता रहता होगा, और वो श्राप लग जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ग्रह नष्ट हो जाए, क्योंकि यहां पर बैठा हुआ हमारी कुंडली में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और क्या मेथड होता है, इसकी नेचर परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि यहां पर ये प्लांट अच्छा है, लेकिन हम यहां पर इसको चाहते हैं कि इसकी इसकी चीजें डिसॉल्व नहीं हो, यानी कि इसकी जो एलिमेंट है वो हमारे काम भी आ जाए, लेकिन ये कंट्रोल में रहे। जैसे रॉटर व्हीलर कुत्ता बड़ा खूंखार होता है, खुला छोड़ दो तो 10-12 को काट के आ जाएगा। लेकिन जो जो उसको पालता है, ट्रेन करता है, उसको पता है कि इसको काबू कैसे करना है, वो उसकी शक्ति को इस्तेमाल करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो राहु लगन में आ जाए तो ये अच्छे अच्छे कांड करवा देता है। बंदा मैनिपुलेटर होता है, लेकिन हमें कहते हैं राहु तो इंटेलिजेंट प्लैनेट है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम राहु को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मार्गदर्शन नियंत्रण डलवा देते हैं ना, सबको मालूम है। 5वें घर में राहु होगा तो 5वां घर क्या, इंटेलिजेंसी का है। 5वां घर क्रिएटिविटी का है, और राहु बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट है। तो वहां नष्ट नहीं करते, वहां उसकी नेचर को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं,
ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपको उपाय की थ्योरी समझ में आ जाए। राहु को लाल किताब में हाथी बोला गया। तो हाथी को सा दो टाइप के हाथी होते हैं। एक तो होता है सूंड ऊपर है और बिल्कुल लड़ने जा रहा है, यानी कि अपने उग्र रूप में, तो जो भी सामने आएगा उसको विध्वंस कर देगा। एक होता है बिल्कुल मस्त मोला हाथी है, ठमक ठमक के चल रहा होता है, धीरे 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 धीरे। वो अगर जा रहा है तो किसी को परेशान नहीं करता, बल्कि वो लोग उससे खेलते हैं। तो अब राहु पांचवें घर में आ गया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। रावण के भी पांचवें घर में था। वो क्रिएटिविटी भी है, इंटेलिजेंसी भी है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी बहुत बढ़िया कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहां पर वो डाइवर्ट करेगा, वहां पढ़ने नहीं देगा, वो पांचवें घर के एट्रीब्यूट को खराब कर देगा, क्योंकि सूर्य के घर में। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम कहते हैं हाथी को शांत कैसे करें। हाथी कैसे शांत होता है? हाथी को देखो, दो इवेंट एलिमेंट शांत कर सकते हैं। पहला, एक तो महावत उसके ऊपर बैठ जाए तो उसको कंट्रोल करेगा, है ना। महावत खूंखार हाथी को भी कंट्रोल कर लेता है, कई बार महावत ही मारा जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कंट्रोल करता है। दूसरा, हाथी को पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डाल के वो खेलना शुरू करता है, अपने ऊपर पानी डालता है, मस्त हो जाता है, वो भूल जाता है। तो चांदी को पानी हम बोलते हैं, पानी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि चांदी का हाथी बनवाए। और पांचवां घर है, तो पांचवां घर का मतलब हो गया कि 5 कदम के बाद 2 कदम और चलाए, तो 52 ग्राम कर दिया। यानी कि 50 से लेके 60 उसी एरिया में आने वाला ना, तो 52 ग्राम कर दिया। और शेप कैसी बनाई? शेप बनाई जो बिल्कुल मस्त मोला हाथी होता है, यानी कि सूंड नीची, दाएं पैर आगे। और क्या किया, ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट की है। और यहां पर मैं क्या कर दिया, गंगा जल में डिप करके रख दिया। इतना जबरदस्त उपाय है, जिसका राहु 5 में हो, बच्चों का वो पढ़ते नहीं हो, डाइवर्ट करते हो, पेट की प्रॉब्लम हो, इतना जबरदस्त है। अभी उपाय नहीं बता रहा, इसे बाद में आएगा। लॉजिक बता रहा हूं कि हमने किस तरीके से राहु 5 को शांत किया पांचवें घर के अंदर। तो यहां हमने नष्ट भी नहीं किया, यहां हमने उसकी नेचर को परिवर्तित कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, उसके उग्र रूप को शांत कर दिया और उसको कंट्रोल कर दिया कि अब भैया अपने क्रिएटिविटी दिखाओ। अब राहु आ गया 8वें घर। 8वां घर घर क्या है? मृत्यु का घर, क्रॉनिकल डिजीज, ऑब्स्टेकल, अचानक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, और अभी कोई ना कोई सडन मारेगा, या तो लिटिगेशन लगा देगा या लॉस कर देगा। या राहु को नष्ट करना ही पड़ेगा। 11वें घर में आ गया तो राहु को नष्ट करना पड़ेगा, 12वें घर में आ गया तो राहु को नष्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर भी हाथी लिए, कहीं 11 लिए, कहीं 8 लिए, कहीं 12, वो बाद में बताएंगे आपको। और अपने ऊपर से वार के उसको जल प्रवाह कर दिया बहते पानी के अंदर। क्यों? बहते पानी में उसकी जो वेव है ना, उसको ठोकर मार मार के आगे ले जाएंगी, ठोकर मार मार के आगे ले जाएंगी, यानी कि वो एलिमेंट कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो, अब उसमें अपनी शक्ति नहीं रही, डूब गया वो, और डीप वाटर। और 5वें ग्रह में क्या किया था, छोटे, यानी कि थोड़े से पानी में डिप करके रखा था, यानी कि तू डिप रहा, शांत रहा। ये हमने ग्रह को नष्ट कर दिया, यानी कि अपने से दूर कर दिया। बहते पानी में डालने का मतलब है अपने से दूर कर दिया उसकी एनर्जी को। ये भी एक उपाय बन गया। अब जब बहते पानी में हमने डाला, वो हमसे दूर हो गया, तो अब देखो, चंद्रमा में जब हमने राहु को डाला तो चंद्रमा और राहु भी इकट्ठे हो गए। इसका मतलब राहु तो शांत हो गया। अगर उस समय कुंडली में चंद्रमा कमजोर था, तो चंद्रमा पे अटैक मारेगा, अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब जिसने ये गलती करी और ध्यान नहीं दिया कि इस समय चंद्रमा कैसा था, और साथ में बैकअप में चंद्रमा का उपाय भी करवाया, तो अब क्या हो जाएगा, अब उल्टा चंद्रमा पे हिट मारेगा, जिसकी वजह से हो सकता है मदर को प्रॉब्लम आ जाए, नानी को प्रॉब्लम आ जाए, या लिक्विडिटी में दिक्कत आ जाए। तो कहते उपाय गलत करवा दिया। यहां तक तो ठीक है। सपोज कुंडली में सूर्य जो है वर्षफल में चौथे घर में, और अब आपने क्या कर दिया, अब आपने राहु को हैवी लेड, उसकी हैवी एलिमेंट है, उसको पानी में डाला, तो सूर्य और राहु चौथे घर में इकट्ठे कर दिए। ये फादर को हार्ट अटैक भी दे सकता है, आपको हार्ट अटैक भी दे सकता है, उनको दिक्कत भी आ सकती है। तो आपने उपाय का सत्यानाश कर दिया। उपाय सेम है। अब जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो उपाय नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये उपाय इस समय चलेगा या नहीं चलेगा, ये वाला उपाय इस समय करवाना नहीं करवाना। उपाय गलत नहीं है, लेकिन वो दवाई अगर उस समय डॉक्टर गलत दे देगा तो उसका रिएक्शन होगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। चौथा हमने क्या किया, अब जमीन खोदी और वहां पर कुछ गाड़ दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब सूर्य को देखते हैं, लगन का सूर्य बादशाह, है ना, अपने ही घर में आ जाएगा, मंगल के साथ आ गया। लेकिन 7वें घर में अगर सूर्य आ गया तो वो नीच का बन गया।
और नीच का सूर्य, सूर्य बुध शुक्र भी इकट्ठा कर दिया, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, सातवें घर में दिक्कत करेगा, पार्टनरशिप में भी दिक्कत करेगा। और मान सम्मान कहाँ है? डूब गया। यानी कि जब सूर्य डूबता है, हमारी कुंडली का सूर्य तब उदय हो रहा है, उसके बाद प्रकाश ही नहीं। तो ऐसे केस में अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहे होंगे तो 7 तांबे के टुकड़े जमीन खोद के गाड़ देंगे, यानी कि हमने सूर्य को नष्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूर्य खत्म हो गया ना, इसका मतलब है कि उस सूर्य का नेगेटिव एलिमेंट जो हमारे ऊपर पड़ रहा था वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि हमने उसको नष्ट करना जरूरी था। तो आपको क्या क्लियर हुआ? देखो, फीडिंग वाले उपाय अब वो समझ में आ रहा है, इसका कोई नुकसान ही नहीं। अपने से दूर करने वाले उपाय, यानी कि जल प्रवाह कर दी। तीसरा, नष्ट कर दिया। चौथा, नेचर परिवर्तित कर दी। और पांचवा, हमने उस ग्रह को उस घर की तासीर दे दी जो ग्रह उस तासीर में अच्छा था। जैसे मंदिर, मंदिर में जो भी जाएगा वो माथा तो झुकाएगा, गुरुद्वारे में जो भी आएगा माथा झुकाएगा झुकाएगा, यानी कि वो शांत हो जाएगा। तो जब हमें लगता है कि ये वाला ग्रह खराब चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसमें मंदिर की असर दे देंगे, यानी कि स्मान हम मंदिर ले आए। तो ये भी उपाय का पार्ट हो गया। और आपको यही वाले सारे उपाय करवाने, इन्हीं उपाय से सारा गेम बनना। तो कंडीशन यहां निकलती है कि पहले तो उपाय करवाने कैसे, और उपाय होंगे किस किस के। तो लाल किताब में हमारी 3 कुंडलियां बनेंगी। एक बनेगी लग्न कुंडली, एक बनेगी वर्षफल कुंडली, और एक बनती है गोचर के प्लैनेट का प्रभाव। अभी प्रिडिक्टिव्स हम नहीं जोड़ रहे हैं, वो लास्ट में जोड़ेंगे, लास्ट में बताएंगे कैसे जोड़ना है उसको। लगन कुंडली का मतलब क्या है कि ये ग्रह हमारी कुंडली में बचपन से दोष लेके बैठा हुआ और एंड तक, मरते दम तक दोष लेके बैठेगा, और उसके नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं। तो क्या करेंगे? हमें कम से कम 43 दिन का उपाय कराना पड़ेगा, 43 डेज का, कई बार उससे भी ज्यादा कराना पड़ता है। और अगर वर्चुअल का उपाय है तो हम एक बार भी करा सकते हैं, या जिस घर में बन रहा है, 9वें घर में बन रहा है तो 9 दिन भी करवा सकते हैं, 7 दिन भी करवा सकते हैं, या 43 दिन भी करवा सकते हैं, क्योंकि 365 में से भी 43 दिन कई बार करना पड़ता है अगर ग्रह बहुत खराब है। गोचर का मतलब है कि इस समय इंपैक्ट कर रहा है, और वाकई में इस समय हमारी कोई डेडलाइंस है, हमें अचीवमेंट करना है, तो देखना पड़ेगा कितने टाइम के लिए प्लैनेट है। अगर चंद्रमा की बात करेंगे तो एक दिन में ही काम हो जाएगा, क्योंकि वो निकल जाएगा दूसरे ग्रह में। तो 3 टाइप की कुंडलियां बनेंगी, उपाय तीनों में सेम रहेंगे, करने का तरीका तीनों में सेम रहेगा, लेकिन लगन कुंडली के उपाय लंबे करेंगे, वर्षफल के टाइम बेस पे करेंगे, ग्रह के टाइम स्ट्रक्चर में, और गोचर के उस समय की कंडीशन के हिसाब से। अब होते हैं कि उपाय करना कैसे है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, लाल किताब में लोग बोलते हैं कि ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, और पता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कैसे? उनको उपाय कराना नहीं आता होता। तो आपके पास अब जो भी क्लाइंट आएगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रॉपर तरीके से उपाय करवाएं, एक सिस्टम बताएं, ताकि उस बेचारे का फायदा हो, उल्टा नुकसान नहीं हो। नहीं तो नुकसान के हकदार देखो आप भी बनो। तो आपको कुछ मटेरियल आज पहले ही दे रहे हैं कि हमें उपाय करना कैसे है। अभी फिर आगे बताएंगे कि कौन सा ग्रह कहां पहुंचाने से होगा, वो बाद में बताते हैं, पहले नॉर्मल उपाय बताते हैं। उपाय को कभी भी किया जा सकता है, यानी कि कोई बोले अमावस्या चल रही है आज, कृष्ण पक्ष आज, ये कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सूतक और पातक नहीं होना चाहिए बस, यानी कि नए बच्चे का जन्म नहीं हो घर में और किसी की डेथ नहीं हुई। ऐसी सिचुएशन हो तो उस समय सिस्टम को जब पूरा शांत हो जाता है, माहौल, पूजा पाठ हो जाता है, शुद्धि हो जाती है, उसके बाद करें। और यदि कोई उपाय करता हुआ आ रहा है और बाय चांस सूतक पातक लग जाता है, तो उसको दोबारा करने पड़ेंगे, उपाय को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उपाय का कोई फायदा नहीं होगा। ये पहला रूल हो गया आपका। दूसरा रूल कि हर उपाय को श्रद्धा पूर्वक ही करना चाहिए, कौतूहल यानी कि एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता और उसका परिवार उपाय करना चाहता है, तो लाल किताब का उपाय काम करेगा। क्यों? क्योंकि करने वाले का विश्वास। कोशिश तो करें कि स्वयं उपाय करें, क्योंकि जब भी हमको उपाय करते हैं तो एनर्जी निकलता है, और वो जो समान का एनर्जी होता है, जो भी हम गाड़ते हैं या बातें हैं ना, तो वो हम एक तरीके से प्लानिंग करते हैं, एक तरीके से हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कनेक्ट होता है। इन केस
अगर कोई उपाय नहीं कर सकता, कोई यूएस बैठा हुआ है और अर्जेंट कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कोई भी ब्लड रिलेशन का बंदा उपाय कर सकता है उनका नाम लेके। कोई संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस उसका नाम लिया कि मैं इसके लिए उपाय कर रहा हूं और कर दी। बहन भाई, बेटा बेटी, माँ बाप कर सकते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का नहीं कर सकते, दामाद ससुर एक दूसरे का उपाय नहीं कर सकते। लेकिन अगर मदर का उपाय करना है तो बेटा कर सकता है, फादर का उपाय करना है तो भी बेटा कर सकता है। यानी कि ब्लड रिलेशन के अंदर कोई भी उपाय कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशन नंबर 2 होगी। लंबे चलने वाले उपाय के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। सपोज 43 दिन का उपाय है और आप 39 डेज पे भूल गए या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको दोबारा से उपाय करना पड़ेगा। फीमेल्स के केस में, क्योंकि उन्हें 43 डेज पूरे नहीं मिलते हैं, साइकिल्स होते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे आपने 20 दिन कर लिया और अब सिचुएशन नहीं है उपाय करने की, तो आप थोड़े से कच्चे चावल लेंगे, साबुत, चुटकी भर ले सकते हो, 7-8-10 दाने, कच्चे दूध से धो के व्हाइट कपड़े में बांध के पोटली बना के रख लेंगे और संकल्प ले लेंगे कि अभी उपाय मैं नहीं कर सकती, और आफ्टर 4-5 डेज जब भी हम फ्री होते हैं तो आगे से कंटिन्यू कर लेंगे। तो आफ्टर 4 डेज आपने उसको खोला, उसको गमले में डाल दिया या पानी में डाल दिया, और सपोज आपने 20 किए थे तो आगे से 21, 22, 23 इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनमें व्यवधान नहीं आएगा, और ये चीज आप अपने क्लाइंट को भी सबको बढ़िया तरीके से समझा सकते हो, उसमें कुछ मुश्किल नहीं। अगर कोई उपाय किसी के नाम का कर रहा है, यानी कि फादर कर रहा है या मदर कर रही है, उस केस में भी सब इसी तरीके के रूल मानने होंगे। मंदिर के केस में सपोज 43 दिन अगर मंदिर जाना है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही मंदिर में जाना है, कुछ नहीं है, आप कहीं पर भी मंदिर में जा सकते हो। अगले रूल पे आते हैं, सूर्य अस्त के बाद कोई भी उपाय नहीं करना, यानी कि सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच में ही उपाय करने हैं। सूर्य अस्त के बाद कोई भी उपाय लाभदायक सिद्ध नहीं होगा, उल्टा नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। लाल किताब इस चीज के लिए मना करती है, बट मैं अपने आप को डॉक्टर मानता हूं, आप भी डॉक्टर ही मानना। तो कभी कोई वर्स्ट कंडीशन होती है, कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, तो मैंने एक आध बार रात को भी अर्जेंसी में उपाय करा जिसके रिजल्ट मिले हैं, लेकिन रूल यही है कि सूर्य अस्त के बाद कोई उपाय नहीं करना। अगले पॉइंट में आते हैं, एक दिन में एक ही उपाय करना। अगर आपके पास 4-5 उपाय हैं, सपोज एक सोमवार का, एक मंगलवार का, एक बुधवार का है, और अगर 9 सोमवार करने हैं, तो आप सोमवार सोमवार करोगे, बीच में सारे उपाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेडनेसडे से स्टार्ट करके 9 दिन लगातार कर रहे हो, तो फिर थर्सडे फ्राइडे वाला नहीं करोगे, माने एक दिन में एक ही उपाय करना। फीडिंग के उपाय या पूजा पाठ वाले उपाय कभी होते हैं, वो आप साथ में भी कर सकते हो। सपोज हमने कोई उपाय किसी को बताया कि जमीन में ये गाड़ना है, और उसको साथ में बोला कि गौमूत्र का पोछा भी लगाना है, तो पोछा लगा सकते हैं। कोई जाप करना है, जाप कर सकते हैं, उनकी दिक्कत नहीं है। फीडिंग करवाना है, कुत्तों को, गाय को खिला सकते हैं। लेकिन अगर एक प्रॉपर उपाय दिया कि 100 गायों को खाना खिलाना है, तो ये एक उपाय है, इस दिन फिर कोई और उपाय नहीं करना, और सूर्य अस्त के बाद नहीं करना। नहा के करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मंदिर के उपाय नहा के किए जाएंगे, सब लोग नहा के जाएंगे। कई लोग पूछते हैं नहा के करना है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लंबे जो उपाय होते हैं, यानी कि जो लंबे चलने वाले हैं, या किसी को रिंग डालनी है, या किसी को 43 दिन के उपाय करने हैं, तो उसमें एक आपको ध्यान रखना है कि चौथी, नौवीं और चतुर्दशी, हिंदी तिथियों के हिसाब से, इन तिथियों को कोई भी उपाय शुरू नहीं करना। चौथी, नौवीं और चतुर्दशी, और अगर शुक्ल पक्ष में किया जाए तो ज्यादा अच्छा, लंबे वाले उपाय। सिंगल डे वाला उपाय है, कुछ श्राद्ध पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गए। अब
सिचुएशन आती है कि उपाय करना कैसे। जो भी जल में डालने वाला सामान होता है, यानी कि जिसको हम प्रवाह करते हैं, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के, यानी कि अपने सर के ऊपर से, खुद भी कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है फैमिली मेंबर में से ब्लड रिलेशन वाला, 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज वार के, एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ में उस सामान को पकड़ना है। सपोज जैसे मैंने सॉफ्टवेयर का लॉक है पकड़ा, ये कोई वस्तु है, लेड है या कुछ है, अपने हाथ में होल्ड किया, थोड़ा एनर्जी निकाला, एनर्जी मतलब मैंने होल्ड किया है, थोड़ा सा एनर्जी निकलती है, सबको आता है निकालना है, और उसके बाद 7 बार उल्टा वार, और वार के एकदम उसको फेंक देना है पानी के अंदर और सीधा वापस चले आना। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? ये सारा कुछ एनर्जी से चल रहा है। हमारा जो शरीर है ना, सुंदर सुंदर लोग हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, सिर्फ शरीर है, सिर्फ शरीर, और एक ना एक एनर्जी है जो उनको चला रही है। जैसे सूर्य की एक एनर्जी है जिसको साइंस ने चेक किया, प्रूव किया। आत्मा एक एनर्जी है जिसको चेक किया कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ऐसे ही हम जब कोई चीज को अपने ऊपर से वार रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज वार के अगर आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज देखो ऐसे है, यानी कि ढक्कन खुल रहा है, ऊपर जा रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब है ढक्कन बंद हो रहा है। तो ढक्कन खुलने का मतलब है कि उस प्लैनेट की एनर्जी, शक्ति हम अपनी बॉडी में से खींच रहे हैं। तो एक तार बन गई, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है ना, आप मोबाइल में देखो व्हाट्सएप कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई रेज तो आ ही रही है ना व्हाट्सएप पहुंचाने वाला, तो एक फ्रीक्वेंसी बन रही है, एक रेज बन रही है, और हमने फट से उसको डाला तो हमने क्या कर दिया, उसकी रेज को कट कर दिया। जैसे ही वो जब पानी में गया तो कट करने का मतलब क्या है कि हमारे वहां से वो उस प्लैनेट की एनर्जी, और ऑब्वियसली वो नेगेटिव थी तभी हम उसका उपाय कर रहे हैं, वो प्लैनेट की एनर्जी को हमने निकाला और पानी में फेंक दिया और सीधा करा दिया। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी हम सामान को जल प्रवाह करेंगे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज नहीं करेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कल को आप कुछ और चीजें सीखते हो और बहुत सारे टीचर्स बनते हैं, आपके गुरु बनते हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। इस ज्योतिष विद्या के ऊपर किसी का भी कोई प्रमाण या कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग क्लॉकवाइज कराते हैं, मेरा साइंटिफिक मेथड है एंटी क्लॉक, मैंने ऊपर जा रहा है और एनर्जी को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, स्टूडेंट है, सब इस तरीके से करते हैं। अब जब आप नष्ट करने वाला उपाय, यानी कि जमीन में गाड़ने वाला कोई उपाय करने जाओगे, या पेड़ में कुछ चीज गाड़ने वाला उपाय करने, यानी कि अपने घर से कोई चीज वहां छोड़ के आ रहे हो, तो जब आप जाओगे तो अपना खोदने वाला सामान, यानी कि खुरपी, कोई पेचकस, कुछ भी अपने साथ लेके जाओगे, वहां पर खोदोगे और सामान गाड़ने के बाद, बंद करने के बाद उस वस्तु को वहीं फेंकाओगे, अपने घर वापस नहीं लेके आओगे, वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहीं फेंक देंगे, कोई उठा के ले जाएगा। अगर 15 दिन का प्रोग्राम है, 15 दिन करना है या 43 दिन करना है, तो वहीं छोड़ दो। खुरपी मिल जाएगी तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगले दिन नहीं लेके जानी पड़ेगी। अगर आप घर वापस ले आए तो उस उपाय का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे मान लो जमीन में कुछ गाड़ना है, देसी खांड गाड़नी है, तो मैं गया, खुरपी गाड़ी, खुरपी से खोदा, जमीन में गाड़ा और खुरपी को वहीं फेंक दी। अगर मुझे 15 दिन करना है, या तो 15 दिन नहीं लेके जाएंगे या वहीं खुरपी कहीं रखाएंगे, हमें पता है कि वहां पर हमें मिल जाएगी। खुदवाने के लिए किसी से खुदवाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल ध्यान आया, मैं बताता हूँ। फरीदाबाद की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और उनका बिजनेस थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था। प्रिडिक्टिव में 6-8 बार आ रहे थे, लेकिन 10-11 भी थे। और बुध तीसरे घर का तीसरे घर में आ गया था, यानी कि लगन कुंडली में तीसरे घर में था और वर्षफल में भी तीसरे घर में आ गया। जब वर्षफल में प्लेनेट आता है तो चोट मारता है। तो उस समय उपाय होता है, 3 ढाक के पत्ते बड़े बड़े चौड़े चौड़े होते हैं, उसको कच्चे दूध से धो के जमीन में गाड़ना होता है। तो गड्ढा थोड़ा लंबा होता है, एक के ऊपर एक नहीं, पूरा ऐसे करके रखना होता है। तो फरीदाबाद में अरावली हिल्स पड़ती है ना, वहां पर हम लोग गड़वा रहे थे, उनको ही बुला रखा था। तो वो अपने कस्सी वस्सी वाला बंदा साथ लेके आए हुए थे, मैं खोद के चला जाएगा फिर हम करवा देंगे। हालांकि वो उपाय कराने नहीं जाते थे, लेकिन उस समय स्टार्टिंग में चले जाते थे थोड़ा से। फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए हमारे मनोज जी सेवा देते हैं, हम भी गए थे। तो वहां पुलिस वाले भी आगे, तो कहते क्या कर रहे हो? तो जो उपाय कर रहा है उसको आंसर नहीं देना। ये इंसिडेंट मैंने इसलिए बताया आपको। आपको किससे बात नहीं करनी, फोन पे बात नहीं करनी, कोई बातचीत नहीं करनी, चुपचाप उपाय करना और वापस घर जाना।
इसलिए किसी दोस्त को मत लेके जाओ कि आपस में बात करते करते जा रहे हो, उपाय कर रहे हो, वो उपाय नहीं लगेगा वो। तो मैंने फटाफट मनोज को भेजा, मैं कहा जा बात कर, क्योंकि मनोज को पता है सारी सिचुएशन का। वो कहता है भाई उपाय करने हैं, और उपाय करना कोई कानूनी अपराध नहीं है ना। मुंडन करने जाते तब भी होता है, अस्थियां प्रवाह करने जाते तब भी होता है, हमारे यहाँ कानून की मान्यता है। और आप भी चले जाओ, कोई पता लगे आपको चिपड़ जाए भाई, तो बेचारा चुपचाप चले जाए, जल्दी चले जाना है। तो किसी को बोलना नहीं है, किसी के साथ नहीं जाना, पीछे से कोई आवाज आती है, कोई टोकता है तो कुछ नहीं सुनना, बस आपको अपना उपाय करके निकल जाना। क्लाइंट को भी आपको इस तरीके से बताना, और खुरपी वुरपी सब वहीं पर छोड़ के आए। अब इसके बाद आते हैं, अब जल प्रवाह जो आप कर रहे हो और सामान आप लेके गए हो, तो आपको सिर्फ सामान डालना है, थैली वैली नहीं डालनी। कई लोग अपना थैली समेत डाल दिया ना, वो गलत है। और आजकल जल प्रवाह करने के लिए थोड़ी बाउंडेशन है, तो देख के है, पता लगे फाइन लग जाए, कुछ लग जाए। और जल प्रवाह करने के लिए क्या नियम है, क्योंकि ज्यादातर उपाय आपके जल प्रवाह के आएंगे, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, एक डायग्राम भी लगाते हैं। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तो कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये आपके लिए एक डायग्राम निकाला मैंने, सबको शेयर हो रहा है ना स्क्रीन पे। देखिए ये हमारी रिवर है, और इसका पानी का फ्लो इस तरीके से है। अब आप उपाय करने जाएंगे तो आपको यहां से नहीं करना, यहां से नहीं करना, यहां से नहीं करना, यहां से भी नहीं करना। मतलब अब ये समझ में आ गया कि हमारे को किनारे से तो उपाय नहीं करना, अब हमें करना है इस पुल के ऊपर से। माने यहां से जो आपको उपाय करना है वो यहां पर खड़े होके नहीं करना, ये गलत है। आप यहां पर खड़े हुए और आपने यहां सामान फेंका, तो नीचे से वो आपको क्रॉस करके ही जा रहा है, तो ये गलत हो गया। इतनी हैवी एनर्जी आपने फेंकी और हैवी एनर्जी आपके ही क्रॉस करके जा रही है, यानी कि एक बार कहीं ना कहीं वो दोबारा से रेस पकड़ लेगी आपको दोबारा से, क्योंकि आपने निकाली। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर खड़े होना है और यहां पर सामान फेंकना। तो जैसे ही आप सामान फेंकोगे, वो फेंकते फेंकते ही आपसे पानी का बहाव से दूर चला जाएगा। दूसरा और एग्जांपल देते हैं, आपकी गाड़ी इधर आ रही है, ये आपकी गाड़ी आ रही है, यहां से आप मुड़े, यहां पर आप उतरे, और आपने सामान को इसमें फेंका। ये सामान आपने फेंका, और उसके बाद दोबारा से आपने गाड़ी स्टार्ट करी और आगे चले गए, ये मुड़ गए, ये भी गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, आप यहां से आ रहे हो, अगर ये रास्ता है, तो पहले पूरा आप ये नहर या रिवर को क्रॉस करके गाड़ी को आप यहां लगा देंगे, वापिस जाएंगे, वापिस जाने के बाद सामान फेंकेंगे, और यहां से अपनी गाड़ी उठा के जहां भी जाना है, कोशिश तो करना है आपको उल्टी तरफ जाना। और अगर ये रोड नहीं बनती है, तो फिर प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि इस बैंक पे कर दें, या यहां पर गाड़ी खड़ी करके आगे चले जाएं। माने हुआ क्या इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी तरीके से जहां पर आपने सामान फेंका उसको क्रॉस नहीं करना, वो पहली क्रॉस हो जाएगा। अब हरिद्वार आप गए, तो हरिद्वार में गंगा ऐसे ऐसे बहती बहती पता नहीं कहां कहां मिल जाती है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि मेरे को कल आना है,
तो आपने जाते हुए बीच में उपाय कर दिया और आगे चले गए, और नेक्स्ट डे आ रहे हो, चलेगा। अगर आपको सेम डे वापस आना है, तो जब आप वापस आ रहे हो और आपको पता है ये ब्रांच आगे निकल जाती है, तो यहां उपाय करो ताकि रास्ते में आपको कोई कनेक्शन ना मिले। तो मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा सबसे स्ट्रांग उपाय पॉइंट, अब आपने यहां से सामान निकाला, फेंका, और यहीं कुछ बच्चे खड़े थे और फटाफट कूदे और आपके सामने ही आपका सामान उठा के ले आए, गेम खत्म। तो ऐसी बहुत सारी पुलिया होती है, एक ये पुलिया होगी, एक ये ब्रिज बने हुए ना, तो ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, या उस समय जाना पड़ेगा जिस समय वहां पर कोई ना हो। और ऐसा मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है। सुबह के टाइम 7 बजे, 7:30 बजे, तो जहां पर कुछ नहीं होंगे बच्चे, वहां पर आपको उपाय करना, नहीं तो उस उपाय का भी कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया आपको कि उपाय का तरीका क्या है, उपाय को कैसे करना है, उपाय को कब करना है, और उपाय को किस किस दिन करना है। अब आते हैं आगे कि हम उपाय करने का तरीका तुम्हें पता लग गया कि अब जो हम आगे उपाय करेंगे किस घरों के अंदर हमें उपाय करना है। तो ये ग्रामर का पार्ट है, इसको बस सिर्फ नोट करते जाना है, ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप आगे क्लियर होती जाएंगी आपको। कि ग्रह से अपना मनमाना फल प्राप्त करने के लिए, मनमाना फल प्राप्त कैसे किया जा सकता है? ये तो ना कि धन आया जा सकता है। मनमाना मतलब कि हमें पता है कि 8वें घर में अगर राहु बैठा हुआ है, तो हमारे को उसकी एनर्जी को उसको खत्म करना है, उसको हमें मनमाना फल क्या है कि राहु को शांत कर दे, तो चौथे घर में डालेंगे। ये लॉजिक हमें पता ही है। तो मन माना फल प्राप्त करने के लिए जिस ग्रह के प्रभाव को आप किसी भी वांछित घर में पहुंचाना चाहते हैं, उस ग्रह से संबंधित चीजों को वहां पर हम स्थापित कर दें। और जो हमारे सिस्टम के दायरे में होगा, यानी कि जो जो रास्ता हमारा हमारा दृष्टियों से बनेगा या जैसे भी बनेगा उस तरीके से, जिस समान को भी, यानी कि जिस ग्रह को भी आपको पहले घर में पहुंचाना है, उसके लिए हम गले में, लॉकेट में, माला में, चेन में पहना लें। यानी कि जो भी चीज आप गले में धारण कर रहे हो, वो पहले घर का प्रभाव दे रही है। जिनकी कुंडली में शनि महाराज जी लगन में बैठे हुए हैं, उनको चांदी की चेन नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने चांदी की चेन डाली तो शनि और चंद्र इकट्ठे हो जाएंगे और विष दोष बन जाएगा। समझ गए? अब हमें लगता है कि पहले घर में हमें इस प्लेनेट का प्रभाव देना है, हमें बृहस्पति का प्रभाव देना है। ये अब आपको देखने समझ में आ गया कि बृहस्पति को मुझे पहले घर का प्रभाव देना है, क्योंकि पहले घर में बृहस्पति बढ़िया है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो पीला धागा या सोने की चेन उसको कहेंगे भैया डाल, तो उसका मतलब बृहस्पति का जो तासीर मिलेगी उस कुंडली में, वो फर्स्ट हाउस की मिलेगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया कि जिसको भी पहले घर में पहुंचाना हो, उस ग्रह की चीज को व्यक्ति अपने गले में डालेगा। जिसको दूसरे घर में पहुंचाना है, उस घर के सामान को मंदिर में, गुरुद्वारे में, धर्म स्थान में, जो भी जिसका धर्म स्थान है या जहां लंगर वंगर बनता है, धर्म कर्म का काम होता है, वहां पर हमें छोड़ देना चाहिए। तो दूसरे घर को मंदिर भी बोला गया, धर्म स्थान भी बोला गया, तो वहां पर वो सामान क्या आ जाएगा, उस घर की तासीर ले लेगा। यानी कि 8वें घर में अगर हमारा बृहस्पति बैठा हुआ है और हमें पता है 8वें घर का बृहस्पति अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे घर का बृहस्पति अच्छा होता है, तो हमने क्या बोला था कि यहां से दृष्टि जाती है 100%, है ना। तो हमने 800 ग्राम चने की दाल ली और 8 वीरवार हमने मंदिर में छोड़ दी। 8 किलो भी कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकता 8 हल्दी की गांठ भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, सेकंड हाउस में छोड़ने का मतलब है कि हमने दूसरे घर की तासीर ली, और पहले घर का मतलब हो गया कि हमने गले में धारण कर लिया। इसीलिए रिंग्स को मैं मना करता हूं गले में डालने के लिए। जो लोग वैदिक ज्योतिष जानते हैं ना, वो कहते हैं कि अंगूठी नहीं डाल सकते तो गले में डाल लो। मेरे से रिंग वाली क्लास में सब पूछते हैं गले में डाल लेना, मना करता हूं। क्यों? क्योंकि लाल किताब जानता हूं। उसमें क्या होता है, कई बार रिंग आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपका नेगेटिव प्लैनेट अगर लगन में बैठा हुआ है तो अवॉइड करते हैं। आमतौर पे चांदी का इतना परहेज नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा को राशि फल का बोला गया, आगे क्लियर करेंगे आपको। तो चंद्रमा का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। इसको समझने के लिए देखो, चंद्रमा कौन है? मां,
आखिरी पुकार कौन होती है? मां। कुछ भी फंस जाए मां। तो इसलिए चंद्रमा का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, आपको बोलेगा ही नहीं। राशि पर ग्रह बल के चक्कर भी मत पड़ो, यानी कि आखिरी पुकार माता जी। माँ होती भी प्यारी है, माँ को हगी वगी किया करो, है जब जप्पी वप्पी दिया करो। माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को नहीं दुखाना चाहिए। सासू माँ भी होती है। चलो आगे चलते हैं, नहीं तो रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे। तीसरे घर में पुचाना हो तो उसकी धातु यानी कि मेटल या नग या कड़ा या ब्रेसलेट हाथ में डाल देना चाहिए। इसीलिए वो न्यूमरोलॉजी के विद्वान पंडितों को मैं नमन करता हूं जो ब्रेसलेट डलवाते हैं। बोलो, ब्रेसलेट हर किसी को सूट नहीं करेगा। क्यों? जिसका तीसरे घर में नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ है ना, ब्रेसलेट के एंटी, उसने अपने नंबर को ठीक किया है और यहां पर क्या प्रॉब्लम हो गया? वॉर लग गया। न्यूमरोलॉजी इतना ब्यूटीफुल साइंस है, इतना ब्यूटीफुल साइंस है कि नंबरों का गेम है उसके अंदर, उसमें उपायों का गेम नहीं है। और उपायों का गेम है तो ग्रहों का गेम है, और ग्रहों की नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक न्यूमरोलॉजी के उपाय नहीं किए जा सकते। इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं। लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर का गेम है, तो नंबर्स का गेम है, नंबरों से खेलना है आपको कि मेरा ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं कनेक्ट करूं, पहले तो ये पता होना चाहिए। मेरा लकी कलर कौन सा, पहले ये पता होना चाहिए। फिर लोग कहते हैं आपका ये नंबर खराब है तो आप ना ये उपाय कर लो। क्या उपाय करें? सूर्य को जल दे दो। अरे सूर्य को जल देने का मतलब है ज्योतिष उपाय भैया। ये कौन सी कीरो की किताब में लिखा हुआ है? दिखाओ, कौन से वेस्टर्न साइंस में लिखा हुआ है? और फिर जब आप ये ज्योतिष मानते हो तो पूरा ज्योतिष को क्यों नहीं डिकोड करते उसके साथ? ये प्रयास हमने किया और मजा आ गया। हजारों स्टूडेंट ने न्यूमरोलॉजी किया, हजारों ने। और आज नए नए जितने पुराने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो हमारी थ्योरी को यूज करते हैं। तो हमने अपने कोर्स को भी दो पार्ट में किया हुआ है, एक चैल्डियन और एक वैदिक और मॉडर्न न्यूमरोलॉजी। जैसे प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी होता है ना, कि प्रिडिक्टिव में हम क्या करते हैं, हम डायग्नोस करते हैं, और लाल किताब से क्या करते हैं, हम उपाय करते हैं। ऐसी चैल्डियन से हम लोग मिसिंग नंबर निकालते हैं, चैल्डियन से नंबर निकालते हैं, और न्यूमरोलॉजी रेमेडियल से क्या करते हैं, वैदिक से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। और वो लोग क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं होता। तो भैया ये केसर का तिलक कहां से आ गया, ये मोली कहां से आ गई, रोली कहां से आ गई? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको उसका कंसेप्ट समझाता हूं। हम सभी बोलते हैं कि तीसरे घर में जो भी हाथ में यहां डालेंगे ना, देखो मेरे पीला डाल रखा है ना, वो आपका तीसरे घर का रिजल्ट देगा। तो लाल रंग का कलावा सब बांधते हैं, पंडित जी बांधते हैं ना। तो देखो, लाल रंग का अगर हम डालते हैं तो तीसरे घर का मालिक कौन बनता है? तीसरे घर का मालिक मंगल बनता है। तीसरे घर का सिग्निफिकेटर मंगल बनता है। तीसरा घर साहस पराक्रम को भी इंडिकेट करता है। मंगल तीसरे घर में बुरा रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, मंगल का बुध है, वो एक उनका अपना फॉर्मूशन है, एक फॉर्मूला बना हुआ है। अब तीसरे घर में लॉजिक समझना, तीसरे घर में किसी ने चांदी का कड़ा डाल दिया, तीसरे घर में चांदी का कड़ा डाल दिया, तो इसका मतलब चंद्रमा कहीं ना कहीं उसके तीसरे घर में आ गया। चलेगा 90%। लेकिन जिसकी कुंडली में शनि 11वें घर में बैठा हुआ है और अगर उसको चांदी का कड़ा पहना दिया, अब प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि अब शनि के साथ मिलके विष दोष बना देगी। तो ब्रेसलेट तो राहु ही है पूरा का पूरा, शनि और केतु ही है। जामनी कलर का, बैंगनी कलर का ऐसे होते हैं, और जितने भी गोल मोती होते हैं बुध होता है। इसीलिए सबको सूट नहीं करता है, एक ही रफ्तार पे सबको नहीं डलवाना चाहिए। वो बोलते हैं तुलसी की माला डाल दो न्यूमरोलॉजी में, ना उपाय चलता है। नहीं नहीं नहीं, जिसको माला सूट नहीं करती है उसको नहीं डालना है, नहीं तो उसका बैंड बच जाएगा। ये आगे क्लियर करेंगे आपको। बृहस्पति जिसकी भी 12वें घर में बैठा होता है, अगर उसने मोतियों की माला, मनकों की माला, रुद्राक्ष की माला डाली ना, उसका भाग्य रूठ जाएगा। और कोई कहता ना नहीं रूठेगा, तो मैं कहूंगा करके देखना, ट्राई करने में क्या आ जाए, रिसर्च होगी ना थोड़ी सी। तो इस वजह से मना करते हैं कि नग, जो भी अंगूठी आप पहनते हो वो आपकी कुंडली अलाउ करनी चाहिए, तो आप उसको डाल सकते हो, लेकिन हाथ पे डालते समय एक बार ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना चाहिए। कलावा बांध सकते हैं, पीला भी लाल भी। हरा और लाल रंग का बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। आजकल मंदिरों में ना हरे लाल और काले भी आ गए, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए।
और जिन्होंने काला भी, लाल भी, पीला भी, नीला भी, माता का भी, भैरव जी का भी सब बांध रखे हैं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। तो ध्यान रखना है थोड़ा इस चीज का। क्यों? क्योंकि अब आपको फार्मूला पता लग रहा है कि जो भी चीज यहां जाएगी वो तीसरे घर का रिजल्ट देगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है और अगर आपने पीला धागा डाल दिया तो चंद्र बृहस्पति का योग बन जाएगा। चंद्र बृहस्पति तो बढ़िया होता है, पैसा होता है, गज केसरी होता है। तो ऐसे पे ना होना चीजें, मजा आ जाएगा। जिसका सूर्य 11वें घर में है और उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती, उसको लोहे का कड़ा पहना दो। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पत्नी से बनने लग जाएगी, लेकिन फिर भी शुक्र ठीक हो जाएगा। क्यों? आगे आप फॉर्मूला पढ़ोगे कि जब भी शनि सूर्य को देखेगा तो शुक्र आबाद हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि कितना बड़ा लॉजिक और कितनी बढ़िया रेमेडी बना सकते हैं हम इन चीजों से। तो इसलिए जबरदस्ती चीजें नहीं डलवानी है। जिसको चौथे घर में पहुंचाना हो उस ग्रह की चीजों को बहते पानी में, नदी में, रिवर में डालना चाहिए। ये अब आपको पता ही लग गया है ना। और होली रिवर अच्छी होती है, होली रिवर को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। गंगा जी होगी, जमुना जी होगी, नहीं तो जिसके एरिया में जो भी अच्छी रिवर पड़ती है। और बहता पानी, अब बहते पानी को भी समझ लो। इसका भी मुझे ध्यान आ गया, हमारी एक बड़ी प्यारी सी स्टूडेंट है, वो कहती है मेरी नौकरी में दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? कहते मैंने प्रमोशन का लेटर लगाया था और मेरा प्रमोशन का लेटर रिजेक्ट करके मेरे नीचे वाले बंदे को दे दिया। मैंने कंप्लेंट कर दी उसकी। अब मैंने कंप्लेंट कर दी तो बॉस ने स्कूटनी के लिए बोला और एक बार चेक करने के लिए बोला। तो मैं क्या करूं? तो उसकी कुंडली के हिसाब से देख के मैंने बताया 4 किलो गुड़ की डली इतवार के दिन जल प्रवाह कर दो। कहती काम हो जाएगा। मैं मुझे क्या पता काम हो जाएगा, मैं ईश्वर थोड़े ना हूं। ये मेथड है, यानी कि ये उपाय बनता है, आप कर दो। 15 दिन बाद कॉल आया, कहती वो तो और मेरे से सड़ गया बुरी तरीके से, बड़ा परेशान हो गया, बड़ी दिक्कत कर रहा है, कह रहा मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ चीजें निकालनी है उसने। मैं ऐसा होना तो नहीं चाहिए, एक बार दोबारा कर दो। होना तो नहीं चाहिए लेकिन एक बार दोबारा कर लो। तो उसने बताया कि मैंने ठीक तो किया था ना उपाय। मैं कहा बताओ कैसे किया था। कहती मैंने वहां पुल के ऊपर, जैसे आपने बोला, पुल के ऊपर डाला था और डालने के बाद मैं सीधा चली गई थी। तो मैं गाड़ी आगे लगाई थी। कहती नहीं, गाड़ी जाने की जगह नहीं थी, मैं पैदल ही गई थी, उल्टा आई थी। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर बढ़ गए। मैं कहां पर गए थे? जमुना जी गए थे। कहती नहीं, मैं मीरा बाग है ना, मीरा बाग के पास गई थी। मैं कहा मीरा बाग, मैं दिल्ली गई हूँ। मैं कहा मीरा बाग में कौन सी नदी बहती है भाई, मुझे तो पता नहीं आज तक। कहती वो है ना पश्चिम घाट के आगे बहुत बड़ा जो जा रही है। मैं कहूँ तो नाला है। कहती हाँ वही। अब उसने नाले में गुड़ डाल दिया तो राहु और सूर्य मिला दी और प्रॉब्लम बढ़ गई। बताओ। तो नाला और नहर की मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ, नाले में नहीं डालना। नाला मने राहु, गुड़ मने सूर्य, तो सूर्य ग्रहण बन गया, 15 दिन में और प्रॉब्लम आ गई। तो हमने बहते पानी में डालना है। यमुना जी में डाल सकते हैं। यमुना जी में पानी गंदा है, काला है, बट है तो पानी ना, क्योंकि वो यमुना नदी का है, वो नाला नहीं है। तो ध्यान देना, कहीं पता लगे नाले में डालना है, प्रॉब्लम मुझे ध्यान आया तो मैंने बता दिया। तो चौथा घर मैंने बहता हुआ पानी। पांचवें घर में पहुंचाना हो तो पांचवा घर होता है बृहस्पति और सूर्य का। बृहस्पति होता है ज्ञान और सूर्य होता है सरकार। तो सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल के आसपास या सरकारी स्कूलों के बच्चों या सरकारी स्कूलों के वहां पर जो भी प्रेमिसेस होता है उसको इस्तेमाल करेंगे। छठे घर में पहुंचाना हो तो उस ग्रह की चीजों को कुएं में गिराएंगे, क्योंकि पाताल है। कुआं भी नीचे है ना, पाताल, हैंडपंप भी हो सकता है क्योंकि नीचे जा रहा है। सातवें घर में कुछ सामान पहुंचाना हो तो उसको हरी भरी घास बोली हुई है, पार्क वाली, खेत खलिहान वाली जमीन, तो वहां पर गाड़ देंगे। शुक्र है ना, बुध और शुक्र का घर है वाला, है ना। शुक्र माने खेती, बुध माने हरियाली। तो सातवां घर माने हरी भरी जमीन। छठा घर माने पाताल। सूर्य छठे घर में आता है ना, जिसके भी होता है। तो यानी कि सूर्य पताल में आ गया। पताल में सूर्य का क्या अस्तित्व? तो द्रौपदी की कुंडली में था, इसलिए द्रौपदी का चीर हरण हुआ लेकिन बच गई। कृष्णा ने उसको बचा लिया। तो जिनका भी सूर्य छठे घर में होता है, एक बार उनके जीवन के अंदर स्कैंडल होता है, तो उसका उपाय हम पहले करवा देते हैं। वो आपको भी लॉजिक से पता लगेगा कि क्यों होता है, क्योंकि यह पताल के अंदर सूर्य आ गया ना,
तो सूर्य का नामो निशान यहां पर नहीं है, तो एक बार वो आंच तो लगाएगा। कब लगाएगा? जब वर्षफल में आएगा या टकराव खाएगा। ये आगे क्लियर करेंगे, उपाय भी बताएंगे इसका। 8वें घर के लिए शमशान, 8वां घर जो है वो वीराना या शमशान बोला गया। तो चंद्रमा 8वें घर में होता है, तो वहां पर हम बोलते हैं शमशान का जल कांच की बोतल में भर के घर में रखें, यानी कि शमशान का जल। बृहस्पति 8वें घर में होता है, तो पीपल की पेड़ की सेवा करो। कौन सा? जो या तो शमशान में हो या शमशान के साथ वाली भूमि में हो। ऐसे आपको लॉजिक क्लियर होंगे सारे। तो ये घरों का स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज, हर क्लास में कुछ ना कुछ बेसिक आएगा, जिनकी बाद में खिचड़ी पका के उपाय दिए जाएंगे। 9वें घर पे आते हैं। 9th हाउस की चीजों के लिए हम अपने शरीर पे भी धारण कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा, मंदिर, तीर्थ स्थान के मंदिर को भी हम लोग लेते हैं, जो तीर्थ के मंदिर होते हैं, जैसे वृंदावन का हो गया, मथुरा का हो गया। 10वें घर के लिए उस ग्रह की चीजें पिता को, यानी कि आपके फादर को खिलाएं, उन्हें पहना सकते हैं। और सरकारी कार्यालयों में, यानी कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, डाकघर हो गया, पुलिस हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां गाड़ सकते हैं। फादर को कुछ भी दे सकते हैं पहनने के लिए, तो वो भी हमारा 10वां घर एक्टिवेट भी हो जाएगा। 11वें घर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं, कोई भी ग्रह नीच का नहीं, तो यहां पर उपाय नहीं किया जाता। और 12वें घर के लिए उस ग्रह की चीजों को घर की छत के ऊपर रखें। हमारे एक अच्छे परम मित्र हैं, आज क्लास में नहीं आए हैं, उनके स्कूल है, तो हम लोग लॉ इकट्ठी करते हैं। लॉ लॉ हमने इकट्ठी की थी, इकट्ठे वहीं पर मिले हम लोग। तो ऐसे गाड़ी में आ रहे थे। देखो आज मेरे वो बड़े परम मित्र, वो स्टूडेंट भी हैं, शिष्य भी बने हुए, मंत्र भी लिया हुआ, बड़े परम मित्र भी बने हुए हैं। तो ऐसे गाड़ी में आते हैं, तो उन्होंने बोला सबकी पत्री देख, तो मेरी नहीं देखते। मैं कहा तुम दोस्त ही ठीक हो यार, छोड़ो ना। कह रहे नहीं नहीं, देखो ना, देखो देखो। तो राहु उनका ना लगन में आ रहा था, अगले वर्ष में, यानी कि महीने बाद आने वाला था। तो मैंने कहा इस साल थोड़ा ध्यान करना, सरकारी दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका 8वें घर का राहु पहले घर में आ रहा है। 8वें घर का राहु पहले घर में आता है तो टक्कर मारता है, बाद में बताएंगे। तो उनकी स्कूल की ना एक लैंड पे वो बिल्डिंग बना रहे थे, और बिल्डिंग क्या हुआ, उनका अचानक फोन आया मेरे पास, कहते वो लंटर गिर गया। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि लंटर गिरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लंटर गिरना इसे बड़ी 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 आफत होती है, क्योंकि वो पुलिस आ जाती है, सीएम की गाड़ी आ जाती है, वो उसको एक उसमें रखते हैं, मुझे वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा मतलब डिजास्टर होता है वो। तो कहते हैं बहुत बड़ा पंगा फंस गया है। अब पंगा तो आना था। उसके बाद उनका 6 महीने 7 महीने स्कूल होल्ड रहा, बहुत परेशानी, पैसा भी लगा, काम भी रुक गया। कहते क्या करें? मंगल को अगर हम 12वें घर में रख दें, तो कुंडली में राहु कहीं पर भी होगा वो शांत हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। एक तो उनको मातृ यंत्र डलवा दिया उसी समय, और 12 किलो चीनी छत पे रखवा दी। चीनी क्या होती है? मंगल। छत क्या होता है? 12वां घर। अब आपको क्लियर हो गया, 12वां घर। तो मंगल जब 12वें घर में आया तो राहु शांत हो जाता है, और यकीन नहीं करो कि उसके 15-20 दिन बाद कोई एसडीएम का ऑर्डर है, जिससे मामला शांत हो गया। तो ऐसे ग्रहों का और घरों का इस्तेमाल करेंगे कि जिस घर से आप फायदा लेना चाहते हो ना, उस घर में हम उसका सामान पहुंचा देंगे उस ग्रह का। 43 दिन या 9 दिन या 7 दिन या 1 दिन, वो डिपेंड करता है कि आप वर्षफल का उपाय कर रहे हो या आप उसको लगन कुंडली का कर रहे हो। तो ये हमने क्लियर किया कि किस घर का सामान किस घर में जाना चाहिए, किस ग्रह का। अब हम करते हैं कुछ दान के नियम। आज रेज एंड नहीं लेंगे, आज सिर्फ सुनना ही था आपने, तो जिनके वो नोट करके रखना। दान का नियम कराने के बाद फिर छुट्टी करेंगे क्लास की। दान के नियम क्या होते हैं? दान करना बहुत अच्छा है। जो भी समर्थ है, जिसके पास आज पैसा फालतू है, कुछ चीज है, उसको दान करेगा तो जिसके पास नहीं है उसके काम आएगा। लेकिन कहते हैं कई बार दान भी बहुत खराब करता है, और बहुत सारी माइथोलॉजी स्टोरी आपने देखी है। कर्ण अगर दानवीर नहीं होता तो कर्ण कुछ और ही होता, कर्ण के कवच कुंडल जाते ही नहीं। एकलव्य अगर दानवीर नहीं होता या परंपरा को नहीं मानता तो पूछा जाता ही नहीं ना। तो कई बार दान भी खराब कर जाता है।
जो ग्रह किसी व्यक्ति के उच्च के हो या अपने घर के हो, यानी कि वो उसके बढ़िया ग्रह है, उसकी पावर है, उस ग्रहों की वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। जो भी ग्रह आपकी कुंडली का उच्च का है, जो भी ग्रह आपकी कुंडली का पक्के घर का है, और जिनको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आती है वो देख के, जिनका 10-11 6-10-11 वाला ग्रह हो, जिससे उनको बेनिफिट लेना है, 6-8-12 वाला नहीं है, उनकी डोनेशन ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी पावर है। एग्जाम्पल देते हैं, चंद्रमा अगर दूसरे या चौथे घर में हो, तो दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का हो गया और चौथे घर में वो अपना ही है, तो दूध, चावल, चांदी और मोती का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें कोऑर्डिनेट को भी देखा जा सकता है। अगर किसी का मंगल बहुत श्रेष्ठ है, यानी कि उच्च का है, 10वें घर में आ गया ना, तो उसको ब्रेड पकोड़े, समोसे, मिठाई डोनेट नहीं करनी चाहिए। मैंने दिवाली पे गिफ्टिंग इसलिए बंद कर दी क्योंकि होता मीठा ही है ना, और दिवाली पे तो खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट हमें देना है, कौन सा लेना है, उसको देखना चाहिए। यदि किसी का सूर्य उच्च का हो, तो उसे गुड़ या गेहूं का दान नहीं करना चाहिए। तांबे का भी हो सकता है, तांबे की गिफ्टिंग करनी है, तांबा करना है, तो नहीं करना चाहिए। जिसका बुध बहुत श्रेष्ठ हो, उसको मूंग साबुत, हरा कपड़ा, कलम, फूल, मशरूम, खुम्ब, घड़ा, इन सब का दान नहीं करना चाहिए। लिस्ट अगली क्लास में आपको देने वाला हूं, बहुत सारी लिस्ट हो जाएगी। अच्छा, एक आध बंदे को दे रहे हैं वो दान नहीं है ना, करके किसी मेंबर को दे दान नहीं है। मल्टीपल अगर आप डोनेशन करते हो ना, जैसे जिसको दान बोला जाता है, वो नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अगर बृहस्पति उच्च का हो, तो सोना, पीली वस्तुएं, पुस्तकें और ज्ञान भी, जिसको आज की डेट में कंसल्टेशन बोला जाता है, नहीं करना चाहिए। शुक्र उच्च वाले को सिले हुए कपड़े, यानी कि ब्रांडेड गुड्स, ज्वेलरी, डायमंड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जीन्स, है ना, ये सब चीजें डोनेट नहीं करनी चाहिए। शनि उच्च वाले को शराब, मांस, अंडा, तेल या लोहे का दान नहीं करना चाहिए। शनि 7वें घर में हो, तो मैं कॉकटेल पार्टी भी मना कर देता हूं उनको कि अपने पैसे की कॉकटेल पार्टी भी मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मुश्किल नहीं है, याद नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको याद हो गया कि जो ग्रह आपकी पावर है उसका डोनेशन नहीं करना। तो जो भी कुंडली हमारे पास आती है उसको देखते ना आराम से, उसको सजेशन दे देते हैं कि ये नहीं करना, ये करना, ये करना है, नहीं करना, नहीं करना। फर्स्ट टाइम सजेशन नहीं देते हो, कोई उपाय करा रहे हो, तो अगली टाइम सजेशन आ जाता है, क्योंकि जैसे 3-4 वर्ष बनते हैं तो उसकी कुंडली बिल्कुल आपकी कस्टडी में आ जाती है। इसी प्रकार ऐसे राहु और केतु का भी आप नोट कर सकते हो। राहु इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं सारी के सारी। केतु को निवार में, सूत में, इन चीजों में भी किया जाता है। बाकी राहु केतु के उपाय हम लोग करवाते ही करवाते हैं। इसी प्रकार यदि ये ग्रह अशुभ या नीच पड़े हो, यानी कि अब उल्टा है, तो इन ग्रहों की वस्तुओं का दान या ये सामान मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, यानी कि गिफ्टिंग नहीं लेनी चाहिए। गिफ्टिंग का आपको आज से एक रूल बता देता हूं। जब भी कोई गिफ्टिंग आपके पास आती है, तो 10, 20, 100, 200 रुपए निकाल के उसको दे दो, और मन में ये आप प्रण ले लो कि मैंने ये सामान आपसे खरीद लिया। अब वो चाहे आप 2 लाख का सामान हो, 10 रुपए में खरीदा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लेनेट को काउंटिंग थोड़ा ना आती है, वो तो कहता है बस इवेंट हो गया आपका, तो आप खरीद सकते हो। उच्च के ग्रहों के गिफ्ट ले सकते हो, नीच के ग्रहों के डोनेशन कर सकते हो, लेकिन गिफ्ट नहीं ले सकते हो। ये फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कुछ विशेष सावधानियां, इसके बाद फिर क्लास को ओवर करेंगे। आ जाए। चंद्रमा 6 वाला व्यक्ति, यानी कि जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा 6 में होगा, ये तो परमानेंट है। जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा 6 वर्षफल में आ गया, ये उस साल के लिए है ना। दोनों बातें क्लियर हो गया। चंद्रमा 6 वाला व्यक्ति
यदि दूध या पानी का दान करेगा, कुआं नल या प्याऊ लगवाएगा या उसकी मरम्मत करवाएगा, तो कहते हैं दिन प्रतिदिन उसका परिवार घटता रहेगा और मृत्यु सर पर मंडराती रहेगी। यानी कि कहते हैं ना, पानी पिलाना तो पुण्य का काम है पुण्य का काम, बट इनके लिए नहीं है। अब ये दान कैसे होता है? घर में कोई अगर पानी पिला देना है, वो दान नहीं। जैसे छबील लगती है ना, एकादशी पे छबील लगती है, पानी पिलाते हैं, रुक रुक के पानी पिलाते हैं। उस दिन तो गुस्सा आता है, गाली देने का मन करता है, गाड़ियां रुक, अरे नहीं पीना भाई, जाने दो, है रुक रुक के गाड़ियों को पानी पिला रहा है, पी के जाओ पी के जाओ पी के जाओ। तो जिसका चंद्रमा 6 वाले, उसको नहीं पिलाना चाहिए, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन शमशान और अस्पताल में अगर पानी का प्याऊ लगवाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, तो कोई पैर नहीं। तो यहां पर भी जरूरत को हमने दे दिया, लेकिन उस तरीके से हमने छबील वबील नहीं लगानी है जैसे एकादशी का व्रत होता है उस समय करते हैं। शनि 8 वाला व्यक्ति यदि सराय, धर्मशाला, यात्री निवास, मंदिर, धर्मशाला अगर बनवाएगा, कहते हैं बनवाओ तो खुद बेघर हो जाओगे। बहुत सारी कुंडलियां मेरे पास आई। गुड़गांव के क्या बहुत गन्ना सेठ है, जबरदस्त, कहते पता नहीं क्या हो गया यार, अपने आप ही सब कुछ हो गया। कुंडली भी 10-11 वाली है, तो बैकअप है, ऐसा नहीं बैकअप नहीं है। तो उन्होंने पूरा ठाकुर जी की किसी बड़े मंदिर में मूर्ति डोनेट करवाई थी और उनकी कुंडली में अलाउ नहीं करता था। तो देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो शनि 8 वाले को मंदिर निर्माण के लिए पर्ची भी नहीं कटवानी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, आपसदारी में करनी पड़ती है ना, मेरे पास भी कोई आ जाए तो मना कर देते हैं, भाई लंगर वंगर होगा तो करवा देंगे, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं करेंगे। हमारे मनोज जी के एक खास रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी एक धर्मशाला निर्माण करवाया। जिस दिन वो धर्मशाला निर्माण थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में आया, उस दिन के बाद वो बंदा बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो हो गया, मकान छूट गया, काम छूट गया, आज किराए के ऊपर। तो धर्म कर्म के काम पे कंस्ट्रक्शन सपोर्ट नहीं करती है। शनि खाना नंबर 1 और बृहस्पति खाना नंबर 5 हो, तो कहते हैं भिखारी को या किसी बंदे को तांबे का पैसा या तांबे का बर्तन या तांबे का कोई भी सामान अगर गिफ्ट कर देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो संतान को कष्ट हो सकता है, संतान भी नष्ट हो सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो ना, आपको मैं मेन कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। निशानियों वाली क्लास में ऐसी 700 कॉम्बिनेशंस हैं, वो जिन्होंने किया उनको तो पता ही है सारे, जिन्होंने भी निशानियां क्लास ज्वाइन करी है। और निशानियों वाली क्लास को भी हमने ऑनलाइन लगा दिया है, क्योंकि उसकी बार बार क्लासेस नहीं कर सकते हैं। तो जो भी कभी भी ज्वाइन, जब उनका मन करेगा, डायरेक्टली ऑनलाइन जाके बुक करके आप अपनी वीडियो एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो सब सूत्र ही है, 700 के करीब सूत्र है। अब आपको समझ में आ जाएगा, इस टाइप की सूत्र है सारे। बृहस्पति खाना नंबर 10 में और चंद्रमा 4 वाले में, जिसका लगन कुंडली में और वर्षफल में उस समय आ जाए, कहते हैं अगर ये तीर्थ यात्रा भी गया ना, तो कोई कोर्ट कचहरी, मानहानि का सामना करना पड़ेगा। और कहते हैं इस व्यक्ति ने अगर मंदिर बनवा दिया उस वर्षफल में, तो फांसी तक की सजा लिखी हुई। इतना डेडली कॉम्बिनेशन है ये। To learn modern predictive astrology online in easy way, join Acharya Lokesh Dhameja, Gurukul of Astrology Science. Call